किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में फिजी के कृषि एवं जल मार्ग मंत्री तोमासी तुनाबुना के साथ की द्विपक्षीय बैठक। कृषि और खाद्य सुरक्षा में भारत फिजी सहयोग को और मजबूत करने पर हुई चर्चा। संयुक्त कार्य समूह के गठन पर भी हुई सहमति। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुजरात एवं पंजाब के कृषि मंत्रियों के साथ की समीक्षा बैठक। कृषि योजनाओं में समयबद्ध बजट उपयोग पर दिया जोर। कृषि योजनाओं पर पारदर्शी और परिणाम उन्मुखी क्रियान्वयन पर हुई बातचीत। भारत सरकार ने उर्वरक क्षेत्र में हासिल की बड़ी उपलब्धि। साल 2025 में देश की कुल उर्वरक खपत का 73% घरेलू उत्पादन से किया गया पूरा। साल 2025 में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन पहुंचा अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर। तेजी से बढ़ी भारत के प्रोसेस्ड फूड की वैश्विक मांग। कृषि खाद्य उत्पादों के कुल निर्यात में हिस्सेदारी बढ़कर हुई 20.4%। सकल मूल्य वर्धन बढ़कर हुआ 2.24 लाख करोड़ रुपए। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में फिजी के कृषि एवं जल मार्ग मंत्री तोमासी तुनाबुना के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में कृषि और खाद्य सुरक्षा में भारत फिजी सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने मौजूदा समझौता ज्ञापन को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाने और संयुक्त कार्य समूह के गठन पर सहमति जताई। बातचीत में कृषि क्षेत्र में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, छात्र आदान प्रदान, लघु मशीनरी और डिजिटल कृषि से जुड़ी तकनीकी साझा करने पर जोर दिया गया और इसके साथ ही अनुसंधान सहयोग, आनुवंशिक आदान प्रदान तथा खाद्य हानि और अपव्यय को कम करने के लिए ज्ञान साझाकरण पर भी सहमति बनी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत ने कृषि में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह फिजी को हर प्रकार की सहायता प्रदान करेगा। फिजी के कृषि मंत्री ने भारत के आधारभूत ढांचे और तकनीकी विकास की सराहना करते हुए फिजी में कृषि, खाद्यान्न और डेयरी क्षेत्र में सहयोग की उम्मीद जताई। उन्होंने फिजी की कृषि चुनौतियों जैसे कि पानी की कमी और मजदूरों की समस्या का भी उल्लेख किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में गुजरात के कृषि राज्य मंत्री रमेश भाई कटारा एवं पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डिया मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक का उद्देश्य प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि उन्नत योजना सहित अन्य प्रमुख केंद्रीय कृषि योजनाओं के तहत राज्यों में हो रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना था। इस दौरान योजनाओं के राज्यवार क्रियान्वयन, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, लंबित प्रस्तावों तथा बजट उपयोग की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। शिवराज सिंह चौहान ने दोनों राज्यों को निर्देश दिए कि केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का समयबद्ध, पारदर्शी एवं नियमों के अनुरूप उपयोग सुनिश्चित किया जाए ताकि किसानों को योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों द्वारा धनराशि का प्रभावी एवं समय पर उपयोग किया जाएगा, उन्हें आगामी बजट में पर्याप्त एवं निर्बाध वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने उर्वरक क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। साल 2025 में देश की कुल उर्वरक खपत का 73% घरेलू उत्पादन से पूरा किया गया। ये उपलब्धि भारत सरकार की प्रभावी नीतियों और किसानों के हित में किए गए निरंतर प्रयासों का परिणाम है।
भारत सरकार किसानों को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के साथ साथ पूरे देश में उर्वरकों की समय पर और भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है और इसके तहत दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते, विभिन्न स्रोतों के उपयोग और आयात पर निर्भरता कम करने जैसे जरूरी कदम उठाए गए हैं। इन प्रयासों से साल 2025 में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। सरकार की नीतियों से यूरिया, डीएपी, एनपीके और एसएसपी का उत्पादन लगातार बढ़ा है। 2021 में 433.29 लाख टन रहा उर्वरक उत्पादन 2025 में बढ़कर 524.62 लाख टन हो गया एवं संयंत्रों की स्थापना और बंद इकाइयों के पुनरुद्धार से ये उपलब्धि संभव हुई है और इससे किसानों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति और कृषि उत्पादन को मजबूती मिली है। भारत में बने प्रोसेस्ड फूड की वैश्विक मांग तेजी से बढ़ी है। कृषि खाद्य उत्पादों के कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 20.4% हो गई है, जो 2014-15 में 13.7% थी। सरकार ने बताया है कि प्रोसेस्ड फूड सेक्टर संगठित मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बड़ा रोजगार प्रदाता है, जिसकी हिस्सेदारी 12.83% है। वित्त वर्ष 2023-24 में इस क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन बढ़कर 2.24 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अप्रैल 2014 से मार्च 2025 तक इसमें 7.33 अरब डॉलर का एफडीआई आया है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 36 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और 94 परियोजनाएं पूरी या चालू हो चुकी हैं और इनसे 28.48 लाख मीट्रिक टन की प्रसंस्करण क्षमता, 1.4 लाख किसानों को लाभ और हजारों रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। रासायनिक खाद का अत्यधिक उपयोग मिट्टी और पर्यावरण के लिए हानिकारक है और इससे मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता धीरे धीरे खत्म हो जाती है और इसके अत्यधिक उपयोग से और क्या नुकसान हो सकते हैं, इसे जानने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में मृदा विज्ञान व कृषि रसायन विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर देबाशीष मंडल से बात की हमारे सहयोगी शमीम अख्तर ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही किसानों से रासायनिक खाद के संतुलित और कम उपयोग की अपील करते रहे हैं ताकि हमारी मिट्टी सुरक्षित रह सके। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में मृदा विज्ञान और कृषि रसायन विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर देबाशीष मंडल हमें बता रहे हैं कि रासायनिक खाद के अधिक उपयोग से हमारी मिट्टी और फसल पर क्या नुकसान होता है। जो नाइट्रोजन आधारित उर्वरक हैं जैसे कि यूरिया, इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने से मिट्टी का जो पीएच का मान है वो नीचे घट जाती है, इससे मिट्टी अम्लीय बन जाते हैं। तो ये सॉइल एसिडिक होने से कई सारे पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सूक्ष्म जिंक, मोलिब्डेनम और आपका कॉपर, ये सब चीज़ फसल को उपलब्ध नहीं होते हैं। अगर एक या दो पोषक तत्व अभी किसी खाद से ज़रूरत से ज़्यादा डाल रहे हैं तो बाकी चीज़ का जो बैलेंस है, जो संतुलन है, वो बिगड़ रहा है। ना कि केवल मिट्टी का सेहत, इसके साथ साथ पर्यावरण और जलवायु के ऊपर भी इसका हानिकारक प्रभाव है, जो भी हमें बहुत गंभीर रूप से सोचना चाहिए। किसानों में एक आम सोच है कि हम रासायनिक खाद ज़्यादा डालेंगे तो हमारी पैदावार ज़्यादा बढ़ेगी। देखिए, ये सोच सही नहीं है। खास करके जो वैज्ञानिक शोध है उसके तहत हम ये बोल सकते हैं कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा डालते हैं उसमें ज़्यादा नुकसान होते हैं। मिट्टी का भी नुकसान होते हैं, मिट्टी के सेहत के ऊपर इसका कुप्रभाव है। दूसरा है कि फसल के पैदावार में भी उसका जो विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। सर, किसान अपने खेत में खाद डाल रहे हैं, ये खाद ज़्यादा, रासायनिक खाद ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके मतलब क्या कुछ संकेत हैं? अगर ज़रूरत से ज़्यादा हम उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं तो मिट्टी की जो सतह है उसके ऊपर एक सफ़ेद पापड़ी या सफ़ेद कलर के रंग जम जाते हैं। कई बार भूरे रंग के एक निशान पड़ जाते हैं। जो नाजुक जड़ हैं, जो बारीक जड़ हैं, वो जल जाते हैं। उसके कारण पौधे को जो उर्वरक सही मात्रा में इस्तेमाल नहीं होते हैं, उसके कारण पत्तियों के किनारे में जलने का निशान आते हैं। मिट्टी में पानी का मात्रा पर्याप्त होने के बाद भी अगर वो मुरझा जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत देते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा उर्वरक इस्तेमाल किया गया है। अगर हम रासायनिक खाद के विकल्प की बात करें
तो हमारे किसान भाई इसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? गोबर का खाद हैं, हरी खाद हैं, बायो फर्टिलाइज़र जिसको जैव उर्वरक बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट है। और हम जब फसल चक्र जब अनाज वाली फसल लेते हैं उसके चक्र में दलहनी फसल लगा सकते हैं। लेकिन ये सभी में जो पोषक तत्व हैं ये रासायनिक के मामले में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं और ये धीमी गति से इस घोल के उपलब्ध होते हैं। एकदम से रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करना बंद ना करें। इसका एक 3-4 साल का योजनाएं लिया जा सकता है। चीज़ मृदा परीक्षण सरकार भी इस पे काफ़ी जोर दे रही है, तो ये कितना ज़रूरी है? देखिए, मृदा परीक्षण तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व किस मात्रा में है और उसके अनुसार ये जो मिट्टी जांच कराने के टाइम पे जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड हमें उपलब्ध होते हैं उसमें फसल के मांग के हिसाब से जो उर्वरक इस्तेमाल करने का जो सिफारिश है वो भी किया जाता है। तो मिट्टी जांच कराने का फ़ायदा है कि उसमें जो मुख्य पोषक तत्व है वो किस मात्रा में है, सूक्ष्म पोषक तत्व किस मात्रा में है, उसमें जैविक कार्बन का मात्रा कितना है। तो उसके अनुसार हम ये एक अंदाज लगा सकते हैं कि हमें किस पोषक तत्व में ध्यान देना चाहिए। ये थे डॉक्टर देवाशीष मंडल जो हमें बता रहे थे कि रासायनिक खाद का संतुलित इस्तेमाल ही सही रास्ता है। इससे मिट्टी बचेगी, पानी बचेगा और हमारी खेती टिकाऊ रहेगी। किसान समाचार के लिए कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं शमीम अख्तर, पूसा, दिल्ली। और खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ सरकार की पारदर्शी और डिजिटल धान खरीद व्यवस्था किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। बदली हुई इस व्यवस्था का असर अब जमीन पर साफ दिखाई देने लगा है। अब धान बेचते ही किसानों को समय पर भुगतान मिल रहा है और व्यवस्था पर भरोसा मजबूत हुआ है। भरतपुर जिले के ग्राम सलका निवासी किसान राम शरण ने कोड़ा उपार्जन केंद्र में 46.40 क्विंटल धान का विक्रय कर नई व्यवस्था पर संतोष जताया है। सरकार द्वारा 3100 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य और प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीद की नीति से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है। ऑनलाइन टोकन प्रणाली के तहत निर्धारित तिथि पर उपार्जन केंद्र पहुंचे रामचरण को सुव्यवस्थित व्यवस्था, डिजिटल तोल कांटे से सटीक माप और त्वरित प्रक्रिया का लाभ मिला। तोल और सत्यापन के बाद धान विक्रय की पूरी राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा कर दी गई। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने विकसित भारत जी राम जी कानून का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष वाले बिना बात के चिल्ला रहे हैं और उनकी बातों में कोई दम नहीं है। इस विधेयक में ज्यादा काम की गारंटी है और आने वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इस विधेयक में काफी रिफॉर्म्स लाए गए हैं। जो MGNREGA में आप जानते हो बहुत सारा प्रॉब्लम उसमें है। माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत 2047 को रखे हैं, तो जब तक ग्रामीण इलाका उनको जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का जहाँ तक गारंटी है ये अगर नहीं मिलेगा तो कैसे होगा। तो इसको सामने रखते हुए ये जी राम जी बिल 2025 ये लागू हुआ है और इसको लेके ये विरोधी वाले अननेसेसरी चिल्ला रहे हैं। एक्चुअली उसमें कोई दम है नहीं है। काफ़ी इसमें माने रिफॉर्म ले आया है और ये बहुत हम लोगों के लिए फ़ायदा होगा, देश के लिए बहुत ही अच्छा होगा। राजस्थान के बीकानेर में लोक संगीत की थाप, सजे धजे ऊँटों की चाल और बीकानेरी मेहमान नवाजी की खुशबू के बीच अंतर्राष्ट्रीय ऊँट उत्सव जोरों शोर से चल रहा है। उत्सव में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विधायक जेठानंद व्यास, प्रशासनिक अधिकारी, पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में देश विदेश से आए पर्यटक शामिल हुए। केंद्रीय कानून मंत्री ने अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊँट उत्सव बीकानेर की आत्मा से जुड़ा आयोजन है और इससे पर्यटन को नई दिशा और स्थानीय लोगों को आर्थिक अवसर मिलेंगे। पर्यटकों ने कहा है कि इतिहास और संस्कृति को इस तरह से सजीव रूप में देखना अद्भुत अनुभव है। हेरिटेज वॉक ने बीकानेर की असली पहचान से रूबरू कराया और साथ ही ठेठ राजस्थानी अंदाज में मनुहार की परंपरा के साथ पहली बार आयोजित मान मनुहार कार्यक्रम में शहर के संभ्रांत नागरिकों ने शिरकत की।
ऊंट प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक संध्याएं, पारंपरिक खानपान और हस्तशिल्प प्रदर्शनियां पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहीं। कैमल फेस्टिवल बीकानेर का एक महत्वपूर्ण उत्सव है और हमारे बीकानेर की संस्कृति से भी इसका जुड़ाव रहा है। इसलिए हम यहाँ लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर से ये हेरिटेज वॉक शुरू कर रहे हैं और इस गतिविधि के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा मिले और हमारी बीकानेर की संस्कृति को लोग नजदीक से देखें, परखें, जानें और उस पर आचरण करें। This is a dream come true for me to visit the Bikaner Camel Festival. We're from the United States, California, and it's my heart feels very full to meet the people of Bikaner and to pet a camel, to meet a camel. Very special. Namaste. Hey, I'm here with my girlfriend for the Bikaner Camel Festival. That's amazing. It's crazy. अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 2026 का आगाज आज बीकानेर से हुआ। इस ऊंट उत्सव की इस बार विशेषता रही विशेष पारंपरिक जो भोजन यहाँ पर बनता है, इसके साथ साथ ही यहाँ की हवेलियाँ, जो क्योंकि बीकानेर हजार हवेलियों का शहर कहलाता है। और इस ऊंट उत्सव के जो हेरिटेज वॉक की शुरुआत है वो देश के कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल ने की। इसके साथ ही आज का दिन रहेगा ढोला मरवण प्रतियोगिता को समर्पित। इसके साथ ही विभिन्न राजस्थानी प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। शाम को संगीत संध्या का आयोजन होगा। कल का जो दिन है वो दिन ऊंटों के नाम रहेगा, क्योंकि इसका नाम ही अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव है। तो ऊंट इसकी विशेष पहचान जो रेगिस्तान के जहाज कहलाते हैं, उसकी पहचान के रूप में कल NRCC में पूरा दिन ऊंटों को समर्पित रहेगा, जिसमें ऊंटों की दौड़, पर कटिंग प्रतियोगिता, ऊंटों की सजावट इत्यादि सभी देखी जाएंगी। और इसमें देशी और विदेशी दोनों पर्यटक पूरी तरह से आ रहे हैं, पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। और परसों का दिन रहेगा जो पूरा रायसर को समर्पित रहेगा, रायसर के सैंड ड्यून्स के अंदर, और वहां पर बहुत सारी चीजें यहाँ के पर्यटकों को देखने को मिलेगी। मैं बीकानेर से डॉक्टर मरीता पोपली, दूरदर्शन न्यूज, जयपुर के लिए। रेशम उत्पादन का काम अब किसानों के लिए आत्मनिर्भरता का साधन बन रहा है। छत्तीसगढ़ के कोबरा जिले के ग्राम सलोरा निवासी 57 वर्षीय किसान भरत राम केवट टसर रेशम उत्पादन के माध्यम से आत्मनिर्भर बन चुके हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मेहनत और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे टसर पालन को आजीविका का मजबूत साधन बनाया है। भरत राम केवट को बचपन से टसर पालन का अनुभव रहा। वर्ष 1980 में उन्होंने केंद्रीय रेशम बोर्ड के प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त किया और तब से निरंतर टसर पालन कर रहे हैं। वर्तमान में वह 1 एकड़ भूमि पर खेती के साथ टसर पालन करते थे, जिसमें उनका पूरा परिवार सहयोग करता है। लगभग 33 वर्षों के अनुभव से उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले टसर कोकून का उत्पादन किया है। 145 DFL से उन्होंने 10,000 बीज कोकून और 600 गैर बीज कोकून का उत्पादन किया। टसर पालन से उन्हें वर्ष में 2 फसलें मिलती हैं, जिससे लगभग 2.5 लाख रुपए की वार्षिक आय होती है। और इस आय से उन्होंने बच्चों की शिक्षा, विवाह, पक्के मकान का निर्माण और मछली पालन जैसे कार्य किए हैं। उन्होंने 8 से 10 किसानों को टसर पालन के लिए प्रेरित किया और प्रशिक्षित भी किया है। उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान जैसे सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। देश के कई हिस्सों में शीतलहर जारी है। पहाड़ी राज्यों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है, तो वहीं उत्तर भारत के कई इलाकों में तेज ठंड है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आज हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक में शीतलहर का असर रहेगा और कई जगहों पर तेज ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। देश की प्रमुख मंडियों में मक्का की आवक फिलहाल सामान्य बनी हुई है। वहीं कीमतों में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 8 और 9 जनवरी को मक्का का भाव बिना किसी बदलाव के 1,725 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर रहा।
राजस्थान की ब्यावर मंडी में हालांकि कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। 8 जनवरी को मक्का ने यहां 2600 रुपए प्रति क्विंटल पर कारोबार किया, लेकिन अगले ही दिन इसके दाम 600 रुपए लुढ़क कर 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गए। वहीं चित्तौड़गढ़ मंडी में भी मक्का के भाव में हल्की नरमी देखने को मिली। गुरुवार को 1725 रुपए पर बिकने वाला मक्का शुक्रवार को 25 रुपए टूटकर 1700 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों में मक्का के दाम कुछ इस तरह से रहे। 9 जनवरी को अलीगढ़ मंडी में मक्का 2150 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिका। अयोध्या मंडी में इसके सौदे 2350 रुपए पर दर्ज किए गए, जबकि बलिया मंडी में मक्का 2400 रुपए प्रति क्विंटल पर कारोबार करता नजर आया। इस बीच चालू रबी सीजन में मक्का की खेती का रकबा बढ़ता दिख रहा है। कृषि मंत्रालय के अनुसार साल 2025-26 में अब तक रबी मक्का की बुआई 11,41,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पूरी हो चुकी है, जबकि साल 2024-25 में ये आंकड़ा 11,05,000 हेक्टेयर था। यानी इस साल करीब 36,000 हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में मक्का बोया जा चुका है। पैदावार को देखें तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2025-26 में देश में खरीफ मक्का की पैदावार 283.03 लाख टन तक पहुंच सकती है। खरीफ मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले लगभग 34.93 लाख टन ज्यादा रहने का अनुमान है। अनुमान है कि बढ़ी हुई पैदावार का असर आगे चलकर मक्का की कीमतों पर साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आंध्र प्रदेश के किसान धान और तिल की बुवाई कर लें, साथ ही यहां के किसान गन्ने की पकी फसलों की कटाई भी कर लें। वहीं तेलंगाना के उत्तरी तेलंगाना के किसान धान और कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुवाई कर लें। यहाँ के दक्षिणी तेलंगाना में किसान तिल, सूरजमुखी और मक्का की बुवाई कर लें। बात करें तमिलनाडु की तो यहाँ के किसान उड़द की कटी फसलों को सुरक्षित जगहों पर भंडारित कर लें। यहाँ इस समय धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। साथ ही यहाँ पर किसान मूंगफली और बैंगन की भी बुवाई कर सकते हैं। केरल के किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ चौलाई की बुवाई की जा सकती है। कर्नाटक के तटीय इलाकों के किसान उड़द, मूंग और बीन्स की बुवाई कर लें। कर्नाटक के पहाड़ी इलाकों में धान की कटाई जारी रखें। कर्नाटक के उत्तरी हिस्सों में किसान कपास की पकी फसलों की तुड़ाई भी कर लें। यहाँ के उत्तर पूर्वी इलाकों में धान, अरहर, मक्का, सुपारी और कपास की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें। और यहाँ के दक्षिणी शुष्क इलाकों में किसान धान और मक्का की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें। साथ ही यहाँ के किसान सब्जियों की नर्सरी को ठंड से बचाने के उपाय भी कर लें। तो ये था आज का खेती किसानी। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है।
इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले के आने वाले स्नान पर्व की तैयारियों का जायजा लिया। भारतीय रेलवे ने ट्रेन समय सारणी 2026 के अंतर्गत अनेक नई ट्रेन शुरू करने के अलावा मौजूदा सेवाओं का विस्तार किया और ट्रेन के फेरे बढ़ाए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने किफायती और आम परिवहन के साधनों पर कहा है कि त्रिपुरा में इस तरह के ब्रॉड गेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ट्रेन आना संभव हुआ। आज त्रिपुरा प्रांत के दूसरे प्रांत तक ट्रेन चलती है। संसद का 2026 का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी 2026 को समाप्त होगा और इसके बाद संसद की कार्यवाही के लिए दूसरा चरण 9 मार्च 2026 से दोबारा शुरू किया जाएगा। विश्व पुस्तक मेला भारत मंडपम में शुरू। विश्व पुस्तक मेला 2026 की इस बार की थी भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य एवं प्रज्ञा 75 है। ये मेला 18 जनवरी तक चलेगा। आज विश्व हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस का मकसद दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी के महत्व को बढ़ावा देना और इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के भीतर मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक राज्य के 7 जिलों के 69 हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बूथ बनाने का निर्णय लिया गया है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।